आई थिंक आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। चलो रिवाइज कर रहे हैं, याद नहीं है तो आज याद करना है, ठीक है। सबसे पहले लीनियर मोशन और हमारा जो एंगुलर मोशन था या रोटेशनल मोशन था, इसके बीच में हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेस देखे थे। पहले तो कुछ सिमिलैरिटीज, इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें होती है वेलोसिटी, इसमें क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। बात नहीं है, देखो इसमें होता है असलरेशन, लीनियर असलरेशन, और इसमें होता है एंगुलर असलरेशन। यहाँ पे मोशन को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोशन चेंज करना है आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और चीजों को घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यहाँ पे जो इनर्शिया वाला फैक्टर था वो था मास। यहाँ पे इनर्शिया वाला फैक्टर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई। ठीक है, हम लोगों ने अब कुछ कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने देखा था कि S इज इक्वल्स टू क्या होता है थीटा आर, V इज इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा आर, A इज इक्वल्स टू क्या होता है अल्फा आर। और उसके बाद टाउ के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था? अच्छा, फोर्स के लिए क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। टॉर्क और फोर्स दोनों सेम टाइप की चीजें हैं। यहां पे मास है तो यहां पे क्या होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे ए है तो वहां पे क्या होना चाहिए? अल्फा। अल्फा, ठीक है। चलो एक और चीज, जैसे यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ mv स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो होती थी हाफ mv स्क्वायर। तो क्या कोई बच्चा गैस कर सकता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आप बताएंगे। इसके जैसे ही वहां पे बताओ क्या होगा। हाँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। तो देखो नए जैसे तो कुछ फॉर्मूले ही नहीं है, सारे फॉर्मूले पहले के जैसे ही मिल रहे हैं। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने पावर के बारे में डिस्कस किया था। पावर, पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। और देखो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो आप जो लास्ट में बैठे हैं बताइए, यहां पे पावर किसके इक्वल हो जाएगा? अरे यहां से कोरिलेट करके बताओ ना। यहां पे जैसे फोर्स होता है वैसे यहां पे कौन होता है? टॉर्क होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या? टाउ। जैसे यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है वैसे यहाँ पे कौन है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा? टाउ ओमेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले यहाँ पे इस पेज में आ चुके हैं। मतलब कुछ कुछ फॉर्मूले और पढ़ना है हमको। तो ये सारे फॉर्मूले अगर हम लोगों को याद हैं तो आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाने हैं। ठीक है, शुरुआत से x इज इक्वल टू थीटा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, a इज इक्वल टू अल्फा आर, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इसका हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कुछ देर में। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ mv स्क्वायर लीनियर मोशन के केस में, और रोटेशनल मोशन के केस में क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे पावर होता था फोर्स इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे पावर कितना होता है? टाउ इंटू ओमेगा। समझ गए ना? जिनको ये फॉर्मूले याद है, क्या वो ये फॉर्मूले निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाते बनाते वो हम लोग को याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो चलो आज रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हो गए थे। चलिए, इसको डेफिनेशन पर्पज से हम लोगों को याद रखना है, इससे ऐसा कोई आपको काम नहीं आएगा। डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। बस इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है और कुछ नहीं।
रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन लिखिएगा। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी is the perpendicular distance, is the perpendicular distance from axis of rotation, perpendicular distance from axis of rotation comma the square of this distance, the square of this distance when multiplied the square of this distance when multiplied by the mass of body, by the mass of body, then it gives the moment of inertia, then it gives the moment of inertia of the body, of the body। तो यहाँ पे देखो, ये एक हमारे पास एक अजीब सी बॉडी बनी हुई है। ये जो बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब यहाँ पे तो भाई बहुत सारे पार्टिकल है मास के। ये एक छोटा सा पार्टिकल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये एक छोटा सा पार्टिकल है, ये एक छोटा सा पार्टिकल है, ये एक छोटा सा पार्टिकल है, ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है। पिछली बार तो 2 और 3 ही पार्टिकल थे तो हमारा काम बहुत आसानी से हो गया था, लेकिन यहाँ पे अब आसानी से काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे ना तो आपको यहाँ से इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसका मास। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे? आई m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे भी देखो कितने सारे मासेस है, सबका मास भले सेम हो, हमने कंसिडर किया सबका मास सेम है, लेकिन सबकी डिस्टेंस तो अलग अलग है एक्सिस से। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू m, मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डैश 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 rn का स्क्वायर। इसको नोट नहीं करना, आप लोगों ने जो डेफिनेशन पूछेगा ना वो नोट कर लिया ना, सफिशिएंट है वो। अब यहाँ पे देखो, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आनी है, मैं इतने सारे मासेस की रेडियस से मल्टीप्लाई करके लिखूं, इससे अच्छा है कि इन सब के बदले यहाँ पे कोई एक रेडियस आ जाए। एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे के लिख दिया रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि एक्चुअल में कोई एक किसी मास की रेडियस नहीं ले रहा हूं मैं। तो मैंने लिखा कि मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ना एम आर स्क्वायर होता है यार। तो इस छोटे से पार्टिकल का छोटा सा मास है, उसकी रेडियस r1 है, तो मैंने m1 r1 का स्क्वायर लिखा। सर कितना अच्छा हो कि मैं इसका पूरा मास है ना उसको किसी एक रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं और मेरा आंसर आ जाए। तो मैंने बोला ठीक है, चलो वो रेडियस को, हाइपोथेटिकल रेडियस को निकालते हैं। तो मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू होता है m के स्क्वायर, और उस साइड लिख दिया ये सब कुछ m इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर। अब देखो ये जो m है ये इन सारे छोटे छोटे मासेस से मिलकर बना हुआ है, और ऐसे कितने मास है, टोटल n मासेस है। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया n इंटू m, और ये हाइपोथेटिकल रेडियस m r1 का स्क्वायर प्लस डैश डैश rn का स्क्वायर। m से m कट जाता है और k इज इक्वल्स टू ना हमको मिलता है क्या, ये r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला किसका, रेडियस ऑफ गायरेशन का। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते जनरली, हम लोग एक दूसरा ही फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। तो आप लोग अगर चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में तो इसको नहीं पूछने वाला है, लेकिन आपकी लाइफ का गोल स्कूल का एग्जाम निकालना नहीं है, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है। और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके सिलेबस से क्या हट गया है क्या कट गया है। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर ये मैं नहीं पढ़ा था क्योंकि सिलेबस से हट गया है, तो बोलेंगे आप भी कॉम्पिटिशन से हट गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुश्किल है पर हमको समझनी है, सीखनी है। उसके बाद दूसरा, अगर कोई पूछे कि कोई छोटा फॉर्मूला बताओ यार इसका,
तो हमको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, यहां से हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, अंडर रूट आई अपॉन एम, अंडर रूट आई अपॉन एम। क्वेश्चन में आपको दे रखेगा कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, मतलब आई की वैल्यू, और इसका मास इतना है, तो आपको एम की भी वैल्यू दे रखेगा और पूछेगा बताओ इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है। तो आप क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं होता है, कभी भी नहीं, ये डब्बे वाला, वो हर बार यूज होगा। चलिए लिखिएगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ गायरेशन की, मीटर, रेडियस है ना बाबा जी, रेडियस, रेडियस ऑफ गायरेशन हो, चाहे रेडियस ऑफ अर्थ हो, चाहे रेडियस ऑफ मून हो, चाहे रेडियस ऑफ दिस पेन हो, सबकी यूनिट क्या होगी, मीटर। ये इनको निकालना होगा, तो तब आपको इसको एक्चुअल में सब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से नहीं, यहां तो आपको इंडिविजुअल एक एक की रेडियस यहाँ पे पुट करना होगा। आप क्या करोगे, मतलब बहुत छोटा सा लेमिना लोगे, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे, ऐसे पार्ट में जिनका सबका मास सेम हो। अब सबका सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक ना ऐसे रेक्टेंगुलर लेमिना ले लेते हैं बच्चों को बताने के लिए, और ये उसका एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या है, सबकी डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो, जैसे देखो ये 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 देखो, आपको सबका मास पता होगा और सबका ना सेंटर ऑफ मास भी पता होगा, तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। बट हम क्यों करेंगे इतना लेंथी प्रोसेस, तो हम लोगों को वो फॉर्मूला याद रखना है। तो इसकी डायमेंशन पूछता है आपसे, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1, नहीं सॉरी, वो तो मास का हो जाएगा m0l1t0। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये रेडियस है तो इसकी ऐसा यूनिट होगी क्या, मीटर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0l1t0, लेंथ यूनिट। इसके बाद दो और टॉपिक उनके ऊपर ना आप लिख लेना कि ये स्कूल एग्जाम से हटा दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को समझना है, ठीक है, उसके ऊपर लिख लेना, स्कूल में आपसे नहीं पूछेगा। लिखिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लिखिएगा। इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about an axis, about an axis is equal to the moment of inertia, is equal to the moment of inertia about a parallel axis, about a parallel axis passing through the center of mass, passing through the center of mass plus product of mass, product of mass of body, of body and square of distance between these two parallel axes, these two parallel axes। यहां पे ये आप लोगों को एक सीडी दिख रही होगी, ये सीडी है, ठीक है, ये सीडी है ऐसी गोल, मैंने इसको ऐसा रखा हुआ है। अब इसके सेंटर से पास होता हुआ मैं एक एक्सिस बना रहा हूं, इसके सेंटर से पास होता हुआ ये एक्सिस है, ये दिख रहा है,
इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताइए। अब भी तो फॉर्मूला पढ़े, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखो ये पूछ रहा है कि मान लो मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट नहीं निकालना चाहता, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालूं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालूं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो सीडी है, पहले ये देखो, मान लो इसको सर्कुलर मान लो आप लोग, ये जो पहले ऐसे ऐसे घूम रही थी ना अपने खुद के सेंटर के अबाउट, अब ये ना इसके अबाउट गोल गोल घूम रही है, पीला रहे। अब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रही है। ये पहले अपनी सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही थी, ये देखो ऐसे, लेकिन अब क्या है, ये जो है ना इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही, तो इसके अबाउट इसका आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे बहुत आसान सा एक थ्योरम है कि ये जो नया वाला एक्सिस है, इसके अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको मैं नाम दे देता हूं आईसी, क्योंकि ये सेंटर से जो एक्सिस जो गुजर रहा है उसके अबाउट है ये, प्लस इस पूरी बॉडी का मास, इस पूरी बॉडी का मास कितना है, मान लो एम है इस पूरी बॉडी का मास, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। इस केस में आर है, जरूरी नहीं कि आर पे ही हो, आप इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू आर का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि एक्सिस जो है ना और दूरी पे है, ये देखो अब इसके अबाउट ही चक्कर लगा रही है, तो अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जो सेंटर के अबाउट है एम आर स्क्वायर प्लस इसका मास इंटू इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, ये मान लो d है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू IC प्लस एम डी स्क्वायर। इतना इजी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, डायग्राम को भी चाहे तो बना लीजिए, बना लेना चाहिए। और कितना आसान है, ये था पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिसको कोर्स से हटा दिया गया। चलिए इसके बाद लिखिएगा, चल लिख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इसी से क्वेश्चन आता है, और उसमें सेंटर के अबाउट नहीं पूछेगा वो, क्योंकि इसमें तो सेंटर के अबाउट है ही ना। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हो गया, तो अब कौन सा होगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस। ये देखो इस एक्सिस के पैरेलल आप किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस होगा तो उसके अबाउट कैसे निकालोगे, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। हाँ तो देखो ये हमारी बॉडी है, पहले हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाले थे। पहले ना ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, हमने अब इसके पैरेलली एक्सिस को शिफ्ट किए, इसके अबाउट जब ये रोटेट करेगा तब हमने निकाला। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा था, इसका हमको पता था, अब हमने इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस रख दिया, ये है वो एक्सिस, इसके अबाउट अब ये रोटेट होने वाला है। तो इसके अबाउट, हमको इसके अबाउट तो पहले से पता है एम आर स्क्वायर, इसके सेंटर से गुजर रहा है, ये सेंटर से, ये बात याद रखना, सेंटर से गुजरने वाला एक्सिस हम किसको कहते हैं, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इसका सेंटर तो ये है, इसके सेंटर से एक ये एक्सिस भी जा रहा है, एक ये एक्सिस भी जा रहा है, एक ये एक्सिस भी जा रहा है, लेकिन ये एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम ना पोलर एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के, बाकी के दो एक्सिस अलोंग द प्लेन है, तो ये हमारा मेन एक्सिस है जिसको हम पोलर एक्सिस भी कहते हैं। तो पोलर एक्सिस के अबाउट ना हमको हमेशा पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये बोल रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं है कि ये एक्सिस यहीं पे हो, ये वाला परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे भी तो हो सकता है। ये देखो ये जो एक्सिस है ये पुराने वाले एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है उसके लिए भी, लिखिएगा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular, about
पूरा का पूरा परपेंडिकुलर मत लिखा करो, ऐसे लिख लिया करो, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is equal to the plane lamina is equal to the sum of moment of inertia is equal to the sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes. तो वापस से ये हमारा वही वाला कॉइन है या डिस्क है। अब यहां पे देखो, पता है हमें 99.9% टाइम किस केस की जरूरत पड़ती है? इसके सेंटर से जो एक्सिस गुजर रहा है ना, उसके अबाउट ही जरूरत पड़ती है। जैसे पंखा देख लो, जो भी चीज अपने सेंटर के अबाउट रोटेट होगी ना, तो उसमें बैलेंसिंग का इशू नहीं आता है। लेकिन जो चीज अपने सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं हो रही है, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास, आप क्या करना, पंखा इतना स्मूथ रन हो रहा है, आप इसकी किसी एक पंखुड़ी के किनारे पे सेलो टेप से ना आलू को चिपका देना और पंखे को चला के देखना, कितना डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। जिस तरफ वो आलू है ना, उस पंखुड़ी की तरफ उसका सेंटर खिसक चुका है, जिधर ज्यादा मास, सेंटर ऑफ मास उधर खिसक गया, पर रोटेट रोटेट करने के लिए ऊपर वाला एक्सेल है, उसके अबाउट ही रोटेट कर रहा है, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, तो बहुत इश्यूज आते हैं। तो हम लोग को मैक्सिमम केस यही मिलने वाला है। तो इस केस के लिए हम लोगों ने ना फॉर्मूले पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, जो एम आर स्क्वायर है वो इसके लिए ही था। लेकिन वो आता कैसे है, उसको निकालने के लिए क्या है, हम लोग इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। देखो ये तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर ये प्लेन है तो ऐसा ये एक, अब इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है हमको। मान लो ये z एक्सिस है, तो x एक्सिस और y एक्सिस, तो मान लो ये है हमारा एक्सिस z, तो यहाँ पे दो और एक्सिस होंगे जो कि इसके सेंटर से पास हो रहे होंगे। ये वाला एक्सिस हो जाएगा हमारा क्या, x एक्सिस, और ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा y एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, y। तो देखो आई एक्स और आई वाई की ना खास बात है कि ये दोनों ना उस प्लेन से गुजर रहे हैं। ये देखो ये है मेरा हाथ, ये वाला है आई वाई और ये वाला है आई एक्स, दोनों के दोनों प्लेन पे रखे हुए हैं। लेकिन जेड की खास बात है, वो इसके ऊपर रखा नहीं है, इसके ऊपर खड़ा है, वो परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है ना किसी प्लेन पे, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बाकी दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने पे आता है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कितना समझ में आया? तो जो हम लोग बार बार लिखते हैं ना एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, बताइए एम आर स्क्वायर कहां से आया? इन दोनों को ऐड करने से आया। ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ये भी होता है हाफ एम आर स्क्वायर, बट इनकी जरूरत पड़ती नहीं हमें, सिर्फ उसी की जरूरत पड़ती है। कितना क्लियर है? ये दोनों कैसा है, इनके लिए फॉर्मुलेज हैं, मतलब अलग अलग चीजों के लिए। जैसे हम लोग ये रेक्टेंगुलर लेते हैं, तो इसके लिए ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। मान लो ये बेस है और ये डेप्थ है, तो इस एक्सिस के अबाउट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12, मतलब ये रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए। जब हम इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये उसके लिए बेस बन जाता है, तो डी बी क्यूब अपॉन 12। ये सब कुछ ना इंटीग्रेशन के थ्रू आता है, ये सारी चीजें। तो अब हमारे सिलेबस में वो है नहीं, इंटीग्रेट करके आप निकालो। वैसे ही सर्कल के लिए क्या होता है, जब आप निकालोगे ना फॉर्मूले से, तो ये अपने आप क्या आ जाता है, हाफ एम आर स्क्वायर आ जाता है। इस एक्सिस के अबाउट भी क्या आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। तो हम बोल देते हैं इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो पेन है अभी, इसके अबाउट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे। तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, अभी हाल फिलहाल बस हमने दोनों थ्योरम समझ लिए, एक एक लाइन के हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। moment of inertia of some standard bodies, moment of inertia of some standard bodies। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिंग के बारे में, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बार के बारे में। ये देखो सर्कुलर रॉड दिख रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर भी दो टाइप के होंगे, एक हॉलो होगा और अगला क्या होगा, सॉलिड होगा। और इन द लास्ट हम लोग देखेंगे हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर दूंगा। वो सारे फॉर्मूले आज की क्लास में हम लोग याद करेंगे। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का बताओ, हॉलो स्फीयर का कितना होता है। आपके एग्जाम में शायद किसी के एग्जाम में पूछा भी है डायरेक्ट वैल्यू। आपके में पूछा था क्या? अच्छा अच्छा, चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्मूला एक सॉलिड डिस्क के लिए। देखो ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है। अगर यूनिफॉर्म डिस्क है, यहाँ पे ये ऐसी हमारी यूनिफॉर्म डिस्क, तो इसके सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr² बाई 2। ठीक है। अब सर ये mr² बाई 2 क्यों हुआ? एक्चुअली फॉर्मूला ना सबका क्या होता है, m k²। सबका ना यही फॉर्मूला होता है, लेकिन सबके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू अलग अलग है। इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2r। तो जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ mr² मिल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू mk², जो हमारी सॉलिड बॉडीज होती हैं। इससे पहले क्या था, ये एक्सिस है, इससे दूर कहीं पे कोई एक पार्टिकल है, तो इसके लिए हम लोग mr² लिख लेते थे। लेकिन जब एक पूरी सॉलिड बॉडी हमारे पास आ चुकी है, अपने ही एक्सिस वगैरह के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, I इज इक्वल्स टू mk²। मैंने आपको बताया था ना अभी कि बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स हैं, तो किस पार्टिकल की रेडियस कंसिडर करोगे भाई? आप बोलोगे सर मैं तो पूरी रेडियस लूंगा, अरे ये ले, ये इसमें क्या रेडियस लेगा, इसमें क्या रेडियस लोगे? तो इसके लिए हमको एक कॉमन रेडियस निकालना पड़ता है जो कि सारे की सारी रेडियस को कंपनसेट कर दे। वही रेडियस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। पूरा इंटीग्रेशन करके। वैसे ऐसे लैमिना हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर आपको इसके लिए निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालेंगे आप लोग। ठीक है। तो ये है हमारा मेन फॉर्मूला, I इज इक्वल टू mk²। सर आपने तो I इज इक्वल टू mr² पढ़ाया था, वो एक छोटे से पार्टिकल के लिए था। लेकिन अब हमारे पास पूरी की पूरी बॉडी है, तो पूरी की पूरी बॉडी के लिए कौन सा रेडियस लोगे? तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हर बॉडी का ना रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे अभी लग रहा है चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे ना हम लोग सीधा फॉर्मूले को याद कर लेंगे। आपके सिलेबस में यही है इस बार कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील कितना होता है। तो फ्लाईव्हील क्या होता है, सॉलिड डिस्क होती है कि रिम होता है, वो हमको पहले डिस्कस करना होगा, फिर हम बताएंगे। तो लिखिए सबसे पहले नंबर पे, नंबर 1, यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क, उसके सेंटर से जो एक्सिस पास होता है उसके अबाउट कितना हो जाएगा, ये हाफ mr²। से पहले हमने जो डिस्कस किया था वो रिंग का डिस्कस कर लिया था। तो रिंग का जो है ना वो होता है mr², और इसके सेंटर से जो एक्सिस गुजरते हैं उनका होता है हाफ mr², है ना। सॉरी। तो पहला क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क, इसके सेंटर से, ये डायग्राम बनाते बन जाएगा ना, डायग्राम बनाओ फटाफट। इसमें मुश्किल से आपको 30 सेकेंड लगने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, 90% केस में इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, 90%। हमारे काम आने वाला है।
आज भी जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें। अच्छा, ये इसके अबाउट कैसे निकाला होगा इसने? कौन सा थ्योरम का यूज किया होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया होगा। तो देखो हाफ एम आर स्क्वायर, देखो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इंटू वो एक्सिस जितनी डिस्टेंस पे है उसका स्क्वायर। तो सेंटर के अबाउट कितना आया था? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस मास कितना है एम, और रेडियस कितनी है इसकी, मतलब डिस्टेंस कितनी है दोनों एक्सिस के बीच में? आर। यहाँ कौन सी डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है? इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। जब इसको ऐड करोगे ना तो 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, बट हमें उसका टेंशन नहीं लेना है डेरिवेशन, क्योंकि नहीं है, ये मैंने डिराइव एक करके बता दिया, बट आपको इसका लोड नहीं लेना है। तो ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर अगर डिस्क सॉलिड है। इसमें से तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्मूले आपको इस याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये याद है उसको तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट 1/4 एम आर स्क्वायर है, तो ये जो दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस होगा प्लेन में ही, उसके अबाउट भी कितना होगा? 1/4 एम आर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा इनके ऊपर, ये वाला, उसके अबाउट कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा। और जिनको परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में नहीं आया या याद नहीं रहता है, वो डायरेक्ट वैल्यूज को याद कर लेंगे। एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है, 5/√3 नहीं होना चाहिए, √5/2 r होना चाहिए। पता नहीं क्या लिख दिया है, इसको मैं नेट से निकाला हूं ना। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन जो होती है वो होती है √5/2 इंटू आर होती है। वहां पता नहीं क्या लिख दिया था, रेडियस ऑफ गायरेशन √5/2 इंटू आर। तो ये फॉर्मूले बच्चों ने लिख लिए ना। दो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी दो मैं नहीं पूछूंगा आप लोगों से, ये दोनों तो भाई फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे। अब देखो रिंग का केस। रिंग में क्या होता है? पूरा का पूरा जो मास होता है ना, वो पेरीफेरी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे आपकी साइकिल का जो चक्का होता है, देखना बीच में तो स्पोक लगे होते हैं। स्पोक का मास अगर नेग्लेक्ट कर दो तो सारा का सारा मास कहाँ है? आउटर एज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा एक बात बताओ, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? आपने आउटर पेरीफेरी के ऊपर पूरा मास लगा दिया है, या उसको मेल्ट करके आप एक सॉलिड डिस्क बना दोगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? मैंने बताया था जिसमें मास ज्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा है। तो भाई अगर आप उसको मेल्ट करके एक सॉलिड डिस्क बनाओगे तो छोटे से रेडियस का बन जाएगा ना। छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? कम। भले मास सेम है, मास जितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा। यहां पे भी ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। यहां पे मैं आपको गोल घुमा के भी दिखा देता हूं। ये पहला वाला देखो, ये अपने सेंटर, ये इसको ना आप सर्कुलर कंसीडर कर लो अभी। इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसा। उसके बाद दूसरा वाला क्या है? इसके बाजू में रखा हुआ है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है। उसके बाद तीसरा वाला क्या है? इसके सेंटर से गुजर रहा है एक एक्सिस, तो ये उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। उसके बाद ये वाला है, तो ये देखो ये यहां पे रखा हुआ है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूजन होती है। ये वाला है देखो, ये ऐसे ऐसे गुजर रहा है, और ये वाला नीचे वाला क्या है? ये ऐसे ऐसे गुजर रहा है। तो ये दो फॉर्मूले आप लोग लिख लो, दोनों को याद कर लेना। रेडियस ऑफ गायरेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये तो दोनों फॉर्मूले डबल स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर पूछेगा आपसे कि ये देखो, ये एक ना ट्यूब है, एक रॉड है, इस रॉड के सेंटर पॉइंट के अबाउट जब ये रोटेट करेगा ऐसे ऐसे, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? और दूसरा बोलेगा कि किसी एक एंड के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये देखो एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ये इस एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, और यहां पे कैसे रोटेट कर रहा था? अपने सेंटर के अबाउट। दोनों में डिफरेंस है।
तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग है। इसमें कितना होता है 1/12 ml², एल क्या होता है इसकी लेंथ, और ये कितना हो जाता है अबाउट 1/3 ml²। अब देखो इसका एक ये वाला एक्सिस है और एक ये वाला एक्सिस है, और बीच में परपेंडिकुलर एक्सिस ये है। लेकिन इसका जो डायमीटर होता है ना, हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि नेग्लिजिबल डायमीटर की, तो हम ना दो ही उसके अबाउट निकालते हैं यहाँ। ठीक, तो ये फॉर्मूले भी बच्चों को याद हो जाएंगे। इसके फॉर्मूले, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसको लिखना, और ये वाला इंपॉर्टेंट है इसको लिखना। ये कैसे कैसे है वो मैं दिखाता हूं। जैसे देखो ये ना एक हॉलो है, तो हॉलो है तो इसके आर पार देखो यहाँ पे मैंने कर दिया एक एक्सिस बना दिया, उसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। ये वाला एक्सिस देखो, यहां से मैंने इसके आर पार एक एक्सिस कर दिया हूं, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, वैसे सॉलिड में है। तो आपको चारों फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, ये वाला फॉर्मूला लिखना है और ये वाला फॉर्मूला लिखना है, और इसको याद करना है। हो गया? फटाफट इसका डायग्राम बना लिया करो। ये एक हॉलो है, हॉलो है तो इसके अबाउट डायग्राम से 3D में ना भी बने तो चलेगा। उसके बाद ये हमारा हॉलो है, इसमें इसके अबाउट ये ऐसा डायग्राम बना लिया करो। 2 डायमेंशनल से 3D बनाने की जरूरत नहीं है। ये पहला दूसरा डायग्राम तो मैंने बना दिया, दूसरा तो आपको बनाना भी नहीं है। ये वाला डायग्राम कैसे बनाओगे, सेम वैसे ही बना देना, और इसको ऐसा ऐसा कर देना, मतलब समझ जाएंगे हम ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर। हो गया? चलिए नेक्स्ट ये, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे और ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे कि हॉलो होता है जब हमारा स्फीयर, जैसे कि फुटबॉल, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 5/3 mr²। जब ये सॉलिड होता है, आप वो बॉलिंग करते हैं ना, उसके लिए तो कितना हो जाता है 2/5 mr²। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है कि बताओ स्फीयर का कितना होता है उसके एक्सिस से, जो उसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट, तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। नहीं, नहीं, उसके अंदर में पता है बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसके अंदर में एक मास होता है, और वो मास ना कुछ इस शेप का होता है। मतलब ये ऐसा 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 चारों तरफ, ये तो मैंने बहुत पॉइंटेड बना दिया। इस तरीके का एक मेटल का बॉडी होता है, उसके अंदर में उसको रखते हैं, और खास बात ये होती है कि उसके सेंटर में भी नहीं होता है, ये थोड़ा सा अवे होता है। मतलब ना जो बॉलिंग वाली जो बॉल होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, और उसी के जस्ट ऊपर उसमें 3 होल किए जाते हैं। तो क्या है, जब बॉलिंग फेंकने वाला व्यक्ति जब उसको ऐसे उसके अबाउट ही गोल घुमाता है, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही उसको गोल घुमाता है। तो समझ में आया? इस वजह से क्या होता है उसमें थोड़ा सा ऐसा मतलब आपको फिनोमेना देखने मिलता है कि वो सीधी नहीं जाती, वो थोड़ी सी ऐसी कर्व हो जाती है। वो सॉलिड होती है पूरी, पर यूनिफॉर्म नहीं है वो, अंदर उसमें अलग अलग मटेरियल, इसके ऊपर एक अलग मटेरियल की कोटिंग होती है, इसके ऊपर एक और अलग मटेरियल जो आपको दिखता है, वो भी नहीं दिखता है, इसके ऊपर फिर पॉलिश हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लिखिए टॉपिक, कपल। कपल, अच्छा एक बात बताओ कि अगर एक बॉडी है, ये हमारी एक बॉडी है, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो क्या ये मूव करेगी?
अगर ऑलरेडी मोशन में है तो मूव करती रहेगी, लेकिन अगर ये रेस्ट कंडीशन में है तो क्या ये रेस्ट कंडीशन में रहेगी, जैसी अभी दिख रही वैसी रहेगी अगर नेट फोर्स 0 कर दिया जाए? चलो क्लैरिटी के लिए मैं दिखा रहा हूं नेट फोर्स कैसे 0 होगा। इसके ऊपर मैंने लगा दिया 5 न्यूटन और इसके ऊपर इधर लगा दिया मैंने 5 न्यूटन, ये किस डायरेक्शन में जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। भले 5-5 न्यूटन के दो फोर्स है, बट एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो नेट कितना आ गया? 0। तो ये तो कहीं मूव नहीं कर सकती। तो क्या मैं ये कंक्लूजन लिख दूं कि नेट फोर्स अगर 0 होगा तो बॉडी कोई मोशन कर ही नहीं सकती? कैसे सही है? कैसे? हाँ, बॉडी ऐसे मूव करेगी कि अगर इन दोनों 5 न्यूटन के फोर्सेस को मैं कुछ ऐसा लगा दूं, एक को मैंने लगा दिया इस तरफ 5 न्यूटन और एक को मैंने लगा दिया इधर 5 न्यूटन, अभी भी आप देख लो 5 न्यूटन ऊपर है 5 न्यूटन नीचे है, नेट फोर्स कितना है? 0। फिर भी बॉडी क्या मूव करेगी? करेगी। कैसा मूव करेगी? गोल गोल अपनी जगह पे गोल गोल घूमेगी। भाई मोशन तो आ गया ना यार, इसमें रोटेशनल मोशन आ गया। तो ये जो मोशन जिस चीज के कारण आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? कपल। अब इस कपल को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कपल को ऐसे डिफाइन करेंगे, ये ना थोड़ा थोड़ा टॉर्क के जैसे ही काम कर रहा है, फील हो रहा है? टॉर्क भी क्या करता है? चीजों को गोल घुमाता है, और ये भी क्या कर रहा है? गोल घुमा रहा है। तो कपल के लिए कई कई बुक्स में ना वही सिंबल का यूज होता है जो टाउ है, और कई कई जगह अलग सिंबल का यूज होता है। ठीक है? तो इस टॉर्क की या इस कपल की वैल्यू कितनी होती है? टॉर्क में याद रखना सिर्फ एक फोर्स होता है, ये एक फोर्स इसको गोल घुमा रहा है, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? इस पे टॉर्क। गोल ये भी घुमा रहा है, लेकिन ये क्या लगा रहा है? इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर ये ऐसे दो फोर्स लगा दिया, एक इस फिंगर से एक इस फिंगर से, तो ये क्या बन जाता है? कपल। अरे होते हैं ना कपल्स। तो कपल एक आदमी का कपल होता है क्या? भाई उसको तो अपोजिट कोई चाहिए होता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, इसके अपोजिट वो है, तो दो लोग मिलके ही क्या बनाते हैं? कपल बनाते हैं। तो कपल में क्या होंगे? दो फोर्सेस होंगे जिनकी डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट अपोजिट होगी। और मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्वल होगा। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या ये घूम नहीं घूमेगा? हाँ, मतलब वो ना कहीं और भी मूव, जैसे कि चक्री जो आप जलाते हो, वो देखना चक्री गोल गोल तो घूमती है लेकिन इधर उधर भागती भी है ना, वैसे ये भी इधर उधर भागना शुरू कर देगा। जिस फोर्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा उसकी तरफ ही भागना शुरू कर देगा। तो हम लोग जो कपल पढ़ेंगे ना, वो सीधा साधा कपल है, उसमें दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है? लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल बट टू इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस, फोर्सेस। और इसके बाद की लाइन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क उसी में है। फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। देखो ये सेम लाइन में नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं दो येलो वाले फोर्स भी बना रहा हूं, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं ये। लेकिन ये दोनों की बुराई क्या है कि दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर है, इसलिए क्या ये गोल घुमा पाएंगे? नहीं, ये तो तोड़ देंगे लेकिन गोल नहीं घुमाएंगे। गोल कौन घुमाएगा? व्हाइट वाले, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट तो है ही और सेम लाइन पे नहीं है। तो 1 मार्क किसमें छुपे हुए हैं? इस लाइन पे जो लास्ट में लिखी है आपने, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। सेम लाइन में होने पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है? तो इसको भी हम लोग ना लिख लेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, वेयर वेयर आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई कोई भी एक फोर्स, बस यही हमारा कपल है। चलो बच्चों बताओ इसमें कितना कपल लग रहा है? बताओ कपल की वैल्यू। विप्लव
बताइए, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है 10 न्यूटन। कोई एक ही फोर्स देखना है हमको, दोनों तो सेम है ना यार। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10। वही तो जाल था, अलग से 5 दिखाना। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस कितनी है 10 मीटर से, याद रखना। तो यहाँ पे कपल कितना हो जाएगा 10 × 10 इज इक्वल टू 100। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर, पर नहीं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं ये 5 मीटर वाला। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो ये व्हाइट लाइन वाला जो डायग्राम है ना वो बना लेना। F1 उसमें भी F लिख देना, उसमें भी F, 5 5 मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब अगला टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ये वाला एक्सपेरिमेंट सारे बच्चे आज घर जाके करेंगे। मैं सही कह रहा हूं नहीं, वो अपने घर जाके आप देखेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, इससे पहले हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। लीनियर मोमेंटम उसको हम किससे डिनोट करते थे पी से, और पी इज इक्वल्स टू क्या होता था एम वी। वेरी गुड, चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो सारी चीजें तो हम वहीं से कॉपी पेस्ट करते आए हैं। तो ये लीनियर मोमेंटम होता था। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गैस करो यहाँ पे पहले क्या आएगा। क्या बात है यार, आप लोग तो पढ़ चुके हो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आई इंटू ओमेगा। फॉर्मूला कैसे आया, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये गंगाधर, ये शक्तिमान। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। अब सर हम इसका क्या मतलब समझें। जैसे कि देखो, ये एक बॉडी है, बॉडी ए, ये आपकी तरफ आ रही है, ये बॉडी बी है, ये भी आपकी तरफ आ रही है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ठीक है, चलो ये 4 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। कौन सी बॉडी आपसे टकराएगी तो आपको ज्यादा डैमेज होगा। चलो ये बाइसिकल है और ये ट्रेन है। अब इतना जल्दी दर बदल लिए तुम लोग, ट्रेन देखी नहीं ट्रेन में चढ़ गए। तो भाई वेलोसिटी के साथ साथ उसका मास भी डिपेंड करता है ना यार। आपका एक दुबला पतला दोस्त आपसे आके टकरा जाए और एक मेरे जैसा हट्टा कट्टा दोस्त आके आपसे टकरा जाए सेम स्पीड में, आपको ज्यादा डैमेज किस में होगा जिसके पास ज्यादा मास है, क्योंकि अपने साथ ज्यादा मोमेंटम कैरी करके आ रहा है। अपना सारा मोमेंटम वो आपको देने वाला है। तो भाई जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है। पंखा जैसे हम लोग बटन बंद करते हैं इसको तो सडनली तुरंत रुक जाना चाहिए। अरे भाई उसके पास में आई इंटू ओमेगा यही उसका एंगुलर मोमेंटम था, और उसके कारण ये क्या होगा हमेशा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, लेकिन एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाता है। अगर एयर का फ्रिक्शन ना हो ना तो ये जिंदगी भर ऐसे ही घूमता रहेगा। आप स्पेस में चले जाओ, वहां एक पंखा लगा दो, जैसे हमारी अर्थ देखो सन के चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में कोई एयर नहीं है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो देखो सेम स्पीड से गोल गोल घूम रही है, क्योंकि अर्थ के पास भी क्या है एंगुलर मोमेंटम है। अर्थ सन के अराउंड गोल गोल घूम रही है, तो इसके पास एक ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और साथ ही साथ क्या है इसके पास आई भी है। तो एंगुलर मोमेंटम से हम लोग समझ गए ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लिखिएगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस। अब भाई रोटेट हो रही है मतलब किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही होगी, है ना। अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, जो हम लोगों ने अभी ये देखा है ना इससे थोड़ी सी अलग है डेफिनेशन। इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम, इट्स लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस
of line of action of linear momentum vector from the axis of rotation क्या लिखा हमने? The angular momentum of a body about a given axis is the product of its linear momentum and perpendicular distance of line of action of linear momentum vector from the axis of rotation. लेकिन ये डेफिनेशन लिखने के बाद इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ऐसी L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसका बिना आप लोगों के इसमें वो नहीं है कि इसका डेरिवेशन कैसे है, इसलिए हम लोग इसको भी क्या लिख लेंगे? सिंपल L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, हाँ मैं इसको इस टर्म्स में भी लिखवा रहा हूं, उसका भी मैं डेरिवेशन करवा दूंगा, लेकिन उसको हम लोगों को याद नहीं रखना है। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ moment of inertia and angular speed। चलो इसके पहले वाली जो डेफिनेशन मैंने बताई उसके अबाउट देखो, ये वाला हमारा एक मास ये ना चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? ये r डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसका भाई ये चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, इसकी एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी, v करके हम लोग निकालते थे, याद है? ये हमेशा कैसी होती है? टेंजेंशियल होती है v। तो बताओ इसका लीनियर मोमेंटम कितना है? अब एक बात बताओ, अगर एक धागा बंधा है और ये गोल गोल घूम रहा है, धागा अगर यहां टूटा तो ये तो सीधा आपकी तरफ आएगा ना, ये लीनियर मोमेंटम होगा इसके पास, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और हमने पहली वाली डेफिनेशन क्या लिखी? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r। कितना समझ में आया? तो ये हो गया r, इसको भी हमने वेक्टर r बोल दिया इनटू एम v। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? मास इनटू, अंदर में क्या लिख सकते हैं? r क्रॉस v, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और r क्रॉस v ये कितना हो जाएगा हमारा? r क्रॉस v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। तो यहां पे भी r, यहां पे भी r। ठीक है, दोनों साइड मैंने r का मल्टीप्लाई कर दिया। अबे देखो ना, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, फॉर्मूला पढ़े हो ना, दोनों साइड में r का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इस साइड क्या बन जाएगा? vr इंटू ओमेगा r स्क्वायर। तो vr की जगह पे मैं इसको लिख लूं, तो मैंने इसकी जगह पे इसको लिख दिया, m की जगह पे ओमेगा r स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या होता है? आई होता है, शुरू से पढ़ रहे हो ना यार। तो आई इंटू ओमेगा क्या बन गया? ये वो वाला फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहा है ना? बट जरूरत नहीं है इसलिए इसकी मैंने नहीं कराया इसको। जिनको समझ में नहीं आया एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक काम करो, नोट कर लो, प्रूव दैट, नहीं क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी and also scalar quantities। तो लिखिएगा बाय डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू R
मल्टीप्लाइड बाई एम वी। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, लीनियर मोमेंटम को उन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है। तो बाय डेफिनेशन दिस, रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग बोल के लिख देना एम आर क्रॉस वी और एल इज इक्वल्स टू एम, यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ, ओमेगा आर का स्क्वायर। कोई पूछे कि ऐसा कैसे लिख दिया तो बोलना हमें पता है v इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर, देयरफॉर दोनों साइड आर आर का हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो वी आर इज इक्वल्स टू हो गया ओमेगा आर स्क्वायर। तो हमने यहां से इसको टीप के यहां पे लिख दिया और L इज इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा एंड L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो हमको ना ये इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं हमको। अच्छा एक बात बताओ, एक बॉडी है वो सीधे सीधे जा रही थी, ना फ्रिक्शन है ना एयर का रेजिस्टेंस है, तो वो कितनी देर बाद जाके रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। उसको रोकने वाला जब कोई नहीं है तो वो क्यों रुकेगी, उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, मास उसका चेंज होने वाला नहीं है, वेलोसिटी भी उसकी चेंज नहीं होगी। तो एम वी, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। याद है हमने बम फटने वाला एग्जांपल बनाया था, रॉकेट के चलने वाला एग्जांपल बनाया था। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी, यहाँ पे हवा का अगर फ्रिक्शन ना हो और आपने पंखे की बटन बंद कर दी, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या ये रुकेगा कभी नहीं। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा कंजर्व। इसी के ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लिखिएगा। नोट करके, नंबर 1, एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। देखो L इज इक्वल्स टू क्या है, M को तो इधर हटाओ अभी, R क्रॉस B, इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। वो डिवाइडर वाला याद है ना, मैं इससे करके आप लोगों को दिखाया था कि अगर ये है हमारा R और ये है हमारा F, सॉरी क्या V, तो आपको R क्रॉस V लेना है, तो R की तरफ अपनी फिंगर रखो और V की तरफ कर्ल कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते डायरेक्शन। तो जो अंगूठा होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, जो इनके प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, बात खत्म। जैसी क्रॉस प्रोडक्ट देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है, वेक्टर। तो वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी, पूछेगा क्या डायरेक्शन है, तो बोलना इन दोनों के परपेंडिकुलर है सर, बात खत्म। तो ये जो देखो, ये जो बन रहा है ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, ठीक है। लिख लिया आपने एक्सियल वेक्टर। उसके बाद लिखिएगा, और क्या लिख सकते हैं इसमें, नंबर 2 लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी in terms of angular momentum can be expressed as, can be expressed as kinetic energy of a rotating body in terms of angular momentum can be expressed as। देखो यहां पे तो एंगुलर मोमेंटम हमको दिख नहीं रहा, लेकिन आई ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो देखो मैंने यहां पे ना क्या किया, E इज इक्वल्स टू हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई लिख दिया। किसी को कोई तकलीफ, भाई आई से एक आई कट जाएगा। अब देखो आई ओमेगा क्या होता है, एल होता है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं E इज इक्वल्स टू हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई।
तो कई बार ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ लेता है, या आपको क्वेश्चन भी पूछ देता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताओ कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो लिख देंगे हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई। तो आगे चल के इस फॉर्मूले का मैं डायरेक्ट यूज कर लू ना, हमने डिराइव तो करके देख लिया। उसके बाद लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, system of particle is equal to the vector sum, is equal to the vector sum of angular momentum, of angular momentum of each particle, momentum of each particle। हर एक देखो बहुत सारे पार्टिकल हैं उसमें, तो टोटल उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, सारे के सारे का एंगुलर मोमेंटम निकालो और उसको जोड़ दो, वेक्टर सम, वेक्टर सम है ये, नॉर्मल सम नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर रखे हो क्या, फोटो, एक क्वेश्चन आया था आप लोगों को, उन्होंने इंडिकेट किया उसको, लिखिएगा, लिखिए क्वेश्चन, आप लोग के पेपर का 15th नंबर क्वेश्चन है ये। इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, इफ इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू बॉडीज, of two bodies having moment of inertia 9 kilogram meter square and 1 kilogram meter square are same। दो बॉडी हैं, एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9, दूसरी का है 1, लेकिन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ स्पीड पे भी डिपेंड करती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई भले सेम है ओमेगा अलग अलग होगा। अब क्या बोल रहा है अगली लाइन में, देन रेशियो ऑफ, देन रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम इज, ऑप्शन ए है 9:1, ऑप्शन बी है 1:9, ऑप्शन सी है 1:3, ऑप्शन डी है 3:1। तो देखो इसकी दोनों की क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। चलो 1 मिनट में ट्राई करो, अब शांत रहो। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। अब काइनेटिक एनर्जी का सबको फॉर्मूला पता है, हम इसको दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला जिसमें डायरेक्ट ना आई और एल दिए हुए हैं, तो हम उसका यूज कर लेंगे, तो एक स्टेप कप में आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे पहले ओमेगा ओमेगा का रेशियो निकालोगे, उसके बाद फिर उस पर जा सकते हो, या डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। चलो मैं दोनों तरीकों से बता देता हूं। किसी बच्चे ने लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इधर भी 1 इधर भी 1 इज इक्वल्स टू हाफ आई टू ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब दोनों साइड से हाफ और हाफ को मैं कट कर देता हूं और इनकी वैल्यूज रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 9 ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा क्या, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/9 क्या हो जाएगा, 1/3।
अब क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ दोनों के एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालने के लिए I1 ओमेगा 1 अपॉन I2 ओमेगा 2, इसकी वैल्यू दे रखी है 9 और नीचे वाली की वैल्यू दे रखी है 1, और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 रेशियो दे रखा है आप लोगों को, हमने निकाला है। तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 की जगह डायरेक्ट में क्या लिख देता हूं, 1/3। तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3:1। लेकिन इतना ओमेगा ओमेगा निकालने से अच्छा है जिस बच्चे को दूसरा फॉर्मूला याद होगा, हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई, दोनों को इक्वेट कर देगा, L1 L2 का रेशियो सीधा मिल जाएगा। तो कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स लिख रहे थे ना, अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये लाइन सफिशिएंट है, इतना लिख के छोड़ देना चाहिए या इसके आगे कुछ और लिखना चाहिए। इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हाँ 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 बिल्कुल सही जय। ये बॉडी जो है स्पेस में चल रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम सॉरी लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, सेम रहेगा। पर अगर किसी ने इसको कोई बाहर से फोर्स लगा दिया तो बढ़ जाएगा ना एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड कब रहता है, जब कोई भी एक्सटर्नली फोर्स या टॉर्क अप्लाइड ना हो, ये बात सबसे जरूरी है। तो लिखिएगा, हमने क्या लिखा, एंगुलर मोमेंटम when there is no external when there is no external torque is applied, बाहर से आप कोई टॉर्क नहीं लगा रहे हो। ठीक है, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 स्टार पॉइंट व्हेन नो एक्सटर्नल, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया गया, इज अप्लाइड। ठीक है, तो देखो हमारे शक्तिमान भाई हैं, ये पहले रोटेट कर रहे थे, ये जब रोटेट करते हैं तो देखना एक हाथ इनका ऐसा रहता है और दूसरा हाथ इनका ऐसा रहता है। तो देखो मास जो है इनका पूरा का पूरा मास, वो इनके सेंटर के बिल्कुल पास में है। देख लो, ये वाला हाथ ऐसा भी नहीं रखता था मेरे ख्याल से, ऐसा रखता था, है ना। हाँ सॉरी, सॉरी शक्तिमान, मैंने तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया था धोखे से। ये देखो एक हाथ ऐसा है और एक हाथ ऐसा है, तो इसका जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब इसकी बॉडी के पास में है। मान लो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और अभी जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो है कितनी, 30 रेडियन पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद घूमते घूमते जो शक्तिमान हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों को ऐसे फैला लेते हैं, ऐसे। तो इनका मास जो है अब इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया या पास आ गया, दूर चला गया। अगर मास दूर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मास जितना दूर दूर होगा ना उतना दूर दूर उतना बड़ा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप बताएंगे कश्यपी, इसका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, कुछ भी एक डेटा बोल दो। इतना डबल भी नहीं होगा यार, पूरा का पूरा मास नहीं, 60 मान लेते हैं, चलो 60 किलोग्राम बढ़ेगा, इतना तो हमको पता है, हमने मन से लिख दिया 60 हो गया। तो अब इसकी एंगुलर, क्या ये सेम स्पीड से अभी भी रोटेट करेगा, नहीं रोटेट करेगा, क्योंकि बोलना कि बाहर से तो कोई टॉर्क वॉर्क नहीं लगाया गया था। तो इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए सर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था उसका, 50 इंटू 30, तो फाइनल भी कितना हो जाएगा, 60 इंटू ये ओमेगा 2। भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। हाँ, अगर ऐसा बोलते कि तमराज किल्बिश आके उसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स या टॉर्क लगाया है, तब भाई मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, अब चेंज हो जाएगा।
तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, नई वाली इसकी गोल गोल घूमने की स्पीड निकाल सकते हैं। वो स्पीड कम आएगी या ज्यादा आएगी? कम आएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए ना। ये अगर बढ़ गया है तो दूसरा वाला ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर ना यूट्यूब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी दिखाए जाते हैं। जो गोल घूमने वाली चेयर होती है उसके ऊपर कोई बैठ जाते हैं अपने हाथ में डंबल्स को पकड़ के। क्या है, जितना ज्यादा मास दूर जाएगा ना उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा, और जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा ओमेगा में चेंज आएगा। तो वो गोल घूमने वाली चेयर होती है, उसमें डंबल्स को ऐसे लेके बैठ जाते हैं। अब कोई आता है और उनको जोर से घुमा के चला जाता है। अब वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही हाथों को बाहर करते हैं, बताओ क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। चलते चलते ही अगर उन्होंने वापस से हाथ अंदर कर लिए तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी। वो यही काम करते रहते हैं, यही काम करते रहते हैं। आप देखना, स्केटिंग जब करते हैं, स्केट के ऊपर डांस करते हैं ना, तो उसमें देखना जब वो गोल गोल घूमते हैं अपनी जगह पे, तो अपना पूरा मास ना सिकोड़ लेते हैं। देखियो, कभी नोटिस किए? वो स्केटिंग वाले शूज पहनते हैं। क्लास। हाँ सर, बस 2 मिनट। तो मास को आप जितना कॉम्पैक्ट कर लोगे, आपको ना रोटेट होने में उतनी आसानी होगी, उतना फास्ट आप घूम पाओगे। यही रीजन था, शक्तिमान जो है वो मास को पूरा एक जगह पे ले आता था। क्लियर है? जो लोग बैक फ्लिप मारते हैं, देखना जब वो लोग हवा में होते हैं तो अपने घुटनों को अपने सीने से चिपका लेते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी स्पीड इतनी बढ़ेगी ही नहीं कि वो एक चक्कर मार लें। भाई पूरा उनको 360 डिग्री होना है ना। अगर उन्होंने अपना मास दूर रखा सेंटर से, तो क्या होगा, उनके पास सफिशिएंट ओमेगा होगा ही नहीं। वो अपना आई को कम करके वो लोग क्या करते हैं, अपने ओमेगा को बढ़ा लेते हैं, तभी वो एक रोटेशन पूरा कर पाते हैं। अदरवाइज धरती माता उसको पहले ही बुला लेंगी नीचे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन तब तक के आप लोग सारे फॉर्मूले याद करेंगे।